हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सांत्वना गौड़ और आपका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ प्रमुख कवि तथा लेखकों की इस सीरीज़ में। देखिए दोस्तों, मैंने आपको पिछला जो मेरा वीडियो था उससे मैंने परमाल रासो के कवि जगनिक और संदेश रासक के कवि अब्दुल रहमान के बारे में बताया था। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको दोस्तों, ये नवा वीडियो है मेरा, जिन्होंने मेरे वीडियो नहीं देखे हैं पिछले, वो ज़रूर देख लें। तो देखिए दोस्तों, आज मैं आपको चंदवरदाई के बारे में, जो कि पृथ्वीराज रासो के रचयिता हैं, उनके बारे में बताऊंगी और इसके अलावा पृथ्वीराज रासो से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो सब बताऊंगी। ठीक है दोस्तों, तो देखते जाइए। देखिए दोस्तों, पृथ्वीराज रासो जो है, पृथ्वीराज रासो के आधार पर तासी चंद को पृथ्वीराज का समकालीन स्वीकार किया जाता है। ठीक है, तासी चंद एक राजा थे, तो पृथ्वीराज रासो को पढ़ने के बाद उसके आधार पर ये माना गया है कि तासी चंद जो है वो पृथ्वीराज का समकालीन राजा थे। ठीक है, पृथ्वीराज के समकालीन राजा थे। पृथ्वीराज का जन्म जो है लाहौर में 1206 विक्रम में हुआ था। पृथ्वीराज रासो में चंदवरदाई की माता के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है और पिता के विषय में अवश्य कई स्थलों पर निर्देश आए हैं। ठीक है, कुछ रासो ग्रंथों में चंदवरदाई के पिता का नाम राववेन उल्लिखित है। ठीक है दोस्तों, पृथ्वीराज रासो से चंद के पिता का स्पष्टता मल्ल सिद्ध होता है। ठीक है, पिता का नाम कहीं कहीं पृथ्वीराज रासो को अगर देखा जाए तो कहीं कहीं मल्ल नाम दिया गया है पृथ्वीराज रासो के पिता का। ठीक है, और ये बताया गया है दोस्तों, विद्वानों ने बताया कि भट्ट जाति के जगात गोत्र से उत्पन्न थे। चंदवरदाई जो थे वो कट्टर हिंदू धर्म का अनुसरण करने वाले थे, शैव मत के थे। और जालंधरी जो थी ये चंदवरदाई की इष्ट देवी थी। ठीक है दोस्तों, तो जालंधरी देवी ये चंदवरदाई की इष्ट देवी थी, ये जिनकी वो पूजा करते थे। फिर आगे चलते हैं। चंदवरदाई के 2 विवाह हुए थे। उनकी पत्नियों के नाम थे कमला और गौरी। तो चंदवरदाई जो थे दूसरी पत्नी के पर अधिक अनुरक्त थे, क्योंकि वो उनके काव्य की प्रेरणा थी। दोनों पत्नियों से 10 पुत्रों का जन्म हुआ था। इनमें सब में जल्लड़ जो थे वो सबसे अधिक प्रिय थे और गुणवान विद्वान थे। तो जल्लड़ को पुस्तक सौंप करके जो चंदवरदाई थे वो राज्यकार में हाथ बटाने के लिए गजनी चले गए थे। तो जल्लड़ ने इनके जो काव्य बचा हुआ था उसको पूरा किया था। तो महाकवि चंद पृथ्वीराज के अंतरंग सखा थे। ठीक है, चंदवरदाई जो थे वो पृथ्वीराज के सखा थे और राज कवि सामंत भी थे। षड भाषा, व्याकरण, काव्य, साहित्य, छंदशास्त्र, ज्योतिष, पुराण, नाटक आदि में पूर्णतः दक्ष थे। और चंदवरदाई जो थे पृथ्वीराज के एकमात्र अभिन्न सखा थे। ठीक है, तो सभा, युद्ध, आखेट आदि में उनके साथ ही जाया करते थे पृथ्वीराज के। तो चंदवरदाई की मृत्यु से संबंध एक आख्यान क्या मिलता है, एक कथा मिलती है दोस्तों सुनने के लिए। ऐसा कहा जाता है कि शहाबुद्दीन गौरी जो था उसने आक्रमण किया था। तो उसकी आक्रमण की सूचना मिलते ही जो कांगड़ा के सामंत थे, उनका नाम था हाहुली हमीर। ठीक है, तो उन्होंने हाहुली हमीर को मना लाने के लिए पृथ्वीराज ने चंदवरदाई को भेजा था, किंतु हमीर ने चंद को धोखे से जालंधरी देवी के मंदिर में बंद कर दिया था। स्वयं गौरी की सहायता के लिए चला गया था। मतलब हमीर को मदद के लिए बुलाया था पृथ्वीराज ने, लेकिन हमीर ने धोखा किया और वो शहाबुद्दीन गौरी जिसने आक्रमण किया था पृथ्वीराज पर, उसकी सहायता करने चला गया। तो पृथ्वीराज पराजित हुए और गौरी ने उन्हें गजनी के अंध कारागार में बंद करवा दिया था। इधर चंद जो हैं, चंदवरदाई जालंधरी देवी के मंदिर से मुक्ति पाकर दिल्ली जब आए तो उन्होंने 2.5 महीने में रासों की रचना की। शेष रचना उन्होंने अपने पुत्र जल्लड़ को सौंपकर वे योगी वेश में गजनी चले गए और उन्होंने पृथ्वीराज द्वारा लोहे के 7 तवे भेदे जाने के अद्भुत कौशल का वर्णन शहाबुद्दीन गौरी से किया। गौरी सहमत हो गया और गौरी ने सब कुछ बताया कि किस तरह से जो उनका वीरता का वर्णन था, कैसे कि निश्चित समय पर पृथ्वीराज ने कान तक धनुष की डोरी खींचकर बाढ़ चलाया, जो सुल्तान गौरी के दांत, रसना, तालू आदि को भेजता हुआ पार निकल गया। गौरी के अंगरक्षक मीर और खान इन दोनों को समाप्त करने के लिए दौड़े, परंतु इन दोनों ने उनके आने के पहले एक दूसरे को कटार मारकर संसार से विदा ले ली। ठीक है, तो इस तरह से कुछ कथा दे रखी है दोस्तों चंदवरदाई की मृत्यु के बारे में। और फिर इसके बाद दोस्तों क्या होता है, पृथ्वीराज रासो क्या है, एक बहुत ही अद्भुत काव्य है, हिंदी साहित्य का आदि महाकाव्य है। अनुभूति की सुंदर अभिव्यक्ति मिलती है। भाव पक्ष कला पक्ष बहुत ही सुंदर है। भाव पक्ष के माध्यम से विचार करने पर प्रतीत होता है कि कोई भी काव्य भाव
के कारण प्रेम और सौंदर्य का चित्रण करता है। पृथ्वीराज रासो के लिए ये बात बिल्कुल सत्य है। ग्रंथ के आदि पर्व में ये संकेत मिलता है। ये देखिए पंक्तियाँ हैं। उक्ति धर्म विलासस विशालस्य राजनीति नवम रसम षट भाषा पुराणम च पुराणम कथितम मया। पृथ्वीराज रासों में भारत के हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान के वीरता गुण आदर्श एवं दर्प की कथा 69 समय में वर्णित है। ठीक है, 69 समय। इसमें दोस्तों मेरी एक सीरीज़ थी, उसमें मैंने कुछ गलती से 59 समय बता दिए थे, बोलने में कुछ मिस्टेक हो गई थी। ये 69 समय है। ठीक है, आप ये देख लीजिएगा। और इसमें उनके समय से मृत्युपर्यंत संघर्ष एवं युद्ध की कहानी है। ठीक है, ये जो काव्य है ये मूलतः वीर रस प्रधान है। ठीक है, इसमें संयोग और वियोग दोनों ही, वीर रस के साथ में जो इनके अंगी रस हैं वो कौन से हैं, संयोग और वियोग। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि जो वीर रस के अंगी रस कौन से हैं पृथ्वीराज रासों में। ठीक है, तो वो है संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। नवरसों की एक साथ सुंदर व्यंजना समय 12 में 358, 359 और 360 संख्या के छंद करते हैं। और अलंकारों का स्थान इसमें सर्वप्रथम आता है। शब्दालंकारों में अनुप्रास तथा अर्थालंकारों में उत्प्रेक्षा का बाहुल्य है। पृथ्वीराज रासों में छंदों का प्रयोग सशक्त रूप में हुआ है। 72 प्रकार के छंदों का प्रयोग देखने को मिलता है। ठीक है, और नामवर सिंह ने इसके बारे में लिखा है कि वस्तुतः हिंदी में चंद को छंदों का राजा कहा जा सकता है। ये बात किसने कही है, नामवर सिंह ने। तो इस तरह से पृथ्वीराज रासों के बारे में विपिन बिहारी त्रिवेदी ने भी काफ़ी कुछ लिखा है दोस्तों। तो इसमें उन्होंने बताया है कि पृष्ठभूमि हिंदी, गुजराती, राजस्थानी भाषाओं की संक्रांतिकालीन रचनाएं, गौड़ीय भाषाओं का उत्कृष्ट निदर्शन इसमें मिला है। और बहुत ही ऐसा मिक्सचर है दोस्तों कि देखने को मतलब देखते ही, उसको पढ़ते ही ये समझ में आ जाता है। एक ऐसा मिश्रित रूप है। सफल छंदों के रूप में देखा जाए, अलंकारों के रूप में देखा जाए, उसकी रूपरेखा, विषय वस्तु और काव्य सौंदर्य, साहित्यिक सौंदर्य के रूप में देखा जाए तो हर तरह से ये काव्य जो है बहुत ही सुंदर माना गया है। अप्रतिम काव्य है दोस्तों। तो इस तरह से देखा जाए तो ये काव्य के बारे में मैंने आपको बताया, चंद्रवरदाई के बारे में कुछ बताया थोड़ा सा। और अब आती है इसकी प्रामाणिकता। ठीक है दोस्तों, तो चंद्रवरदाई की प्रामाणिकता के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं बताती हूँ दोस्तों। दोस्तों देखिए, मैं प्रामाणिकता के बारे में दोस्तों मैं ये सोच रही हूँ कि प्रामाणिकता का जो वीडियो है मैं दूसरा वीडियो बनाती हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, मैंने आपको इसके बारे में जो है एक ओरल व्यू दे दिया है, लेकिन प्रामाणिकता के लिए मैं अलग वीडियो बनाऊँगी। और जितने लोगों ने देखिए 3 तरह के विद्वान हैं, किसी ने इसको अर्ध प्रमाणिक माना है, किसी ने अप्रामाणिक माना है और किसी ने प्रामाणिक माना है। तो मैं ट्रिक्स के साथ आपको याद करवा दूंगी कि किसने प्रामाणिक माना है, किसने अप्रामाणिक और किसने अर्ध प्रमाणिक। तो इसमें थोड़ी सी देर लगेगी, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि ये वीडियो अलग ही आपको देती हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो मेरा प्रामाणिकता का ही होगा। ठीक है दोस्तों, तो प्रामाणिकता का आप वीडियो ज़रूर देखिएगा। पृथ्वीराज रासों का बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत कन्फ्यूजन वाला विषय है। ज़्यादातर स्टूडेंट कन्फ्यूज जाते हैं, इसलिए ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को मेरे वीडियो शेयर कीजिए और मुझे अपने सुझाव दीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए कवियों और लेखकों के साथ। नमस्कार।